हाय गाइज, वेलकम। स्वागत है सभी का, हार्दिक अभिनंदन है आज के इस लेसन में। तो साथियों, हम बात कर रहे थे हिंदी साहित्य इतिहास की एक नई सीरीज बहुत ही शानदार तरीके से हमने शुरू की है। पिछले लेसन में हमने शुरुआत की थी हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा से, बिल्कुल जीरो स्तर से हमने शुरू किया है और हमने पढ़ा कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की जो परंपरा है उसकी शुरुआत एक फ्रेंच विद्वान गार्सा दे तासी के द्वारा शुरू की गई। बहुत ही शानदार लेसन रहा पिछला। यदि आपने वो क्लास नहीं देखी है तो उस क्लास को भी आप अवश्य देख लीजिएगा। इसी श्रृंखला को अपन आगे बढ़ाते हैं। नंबर 2 पे जो नाम आता है वो आता है शिव सिंह सेंगर का। जी हां, किसका आता है? शिव सिंह सेंगर। आज अपना पूरा लेसन डिटेल से आपको एक एक बिंदु समझाते हुए ले चलूंगा शिव सिंह सेंगर के बारे में। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न यहां से आते हैं, ध्यान से देखना, एक एक बिंदु को समझने की कोशिश करना, क्योंकि जो प्रश्न हैं वो काफी बार बहुत गहराई से भी आ जाते हैं। हर बिंदु पे मैं चर्चा करूंगा। यहां पे कई बिल्कुल सरफेसली उड़ा ले जाते हैं, लेकिन वहां से फिर प्रश्न नहीं मिलते, खिलवाड़ हो जाएगा, है ना। तो इसलिए बिल्कुल गहराई से पढ़ो, तन्मयता के साथ पढ़ो और समझते हुए पढ़ो। तो चलिए अपन चलते हैं सीधे अपनी लेसन की ओर। उससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि जो भी वीडियो आए उनके नोटिफिकेशन वो आपको मिलते रहें। ठीक है, तो आइए अब चलते हैं अपन सीधे अपने लेसन पे। तो देखो भाई, हम जो आज पढ़ने वाले हैं वो बताओ किन के बारे में पढ़ेंगे? तो हम पढ़ने वाले हैं शिव सिंह सेंगर के बारे में। ठीक है ना, किसके बारे में? शिव सिंह सेंगर के बारे में हम पढ़ेंगे पूरी डिटेल से जानकारी। देखिए, ध्यान दीजिए, जो भी परीक्षा उपयोगी प्रश्न रहेगा, परीक्षा में क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी बातों को मैं यहां आपको बताते हुए चलूंगा। ओके, देखिए, शिव सिंह सेंगर की हम बात करें तो भाई सबसे पहले जो हमारे सामने प्रश्न आएगा वो आएगा कि इनकी रचना का क्या नाम है। रचना का क्या नाम है? तो साहब, शिव सिंह सेंगर जिनकी रचना इतिहास ग्रंथ है ये, और उनका नाम है शिव सिंह सरोज। ओके, क्या नाम है? शिव सिंह सरोज। देखिए सर, तो इस तरह से हमें रचना का नाम पता चला कि शिव सिंह सेंगर जिनकी जो रचना है उस रचना का क्या नाम है, तो वो है शिव सिंह सरोज। ओके, इसके बाद में जो दूसरा प्रश्न है हमारे सामने, शिव सिंह सरोज है उसकी भाषा क्या है, कौन सी भाषा में लिखा गया है ये? तो देखो, ध्यान देना, पहला जो इतिहास ग्रंथ लिखा गार्सा दे तासी ने, उसकी भाषा थी कौन सी? फ्रेंच। तो पहला इतिहास फ्रेंच भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का। शिव सिंह सेंगर ने, अब नाम से ही आप पढ़ लीजिए, शिव सिंह सेंगर, कौन सी भाषा के शब्द दिख रहे हैं आपको? तो आपको दिख रहा है कि बिल्कुल ये तो हिंदी भाषा के ही है। जी हां, कौन सी भाषा के? हिंदी भाषा के। तो इस रचना की जो भाषा है वो कौन सी रही है? हिंदी भाषा। मतलब ये हुआ कि शिव सिंह सरोज जो रचना है वो कौन सी भाषा में लिखी गई है? हिंदी भाषा में लिखी गई है। ठीक है ना। तो इस तरह से हमें पता चला दो बातों का। तीसरा प्रश्न आइए इस पे कि भाई ये जो रचना है, ये जो इतिहास ग्रंथ है, इसकी पद्धति कौन सी है? कौन सी पद्धति पर लिखी गई है? तो साहब, इसकी जो पद्धति है वो भी है वर्णानुक्रमी। कौन सी पद्धति में? वर्णानुक्रमी। मतलब ये पिछली जो क्लास थी हमारी उसमें भी हमने चर्चा की थी। आधार मतलब वर्णों को बनाया गया। जैसे अपन अल्फाबेट यूज करते हैं,
और अल्फ़ाबेट में जैसे स्कूलों में आपने देखा होगा, अल्फ़ाबेट से जब नाम चढ़ाते हैं तो उसमें उम्र नहीं देखी जाती, कौन छोटा है कौन बड़ा है, तो वो अल्फ़ाबेट से जिसका नाम पहले आए वो पहले, बाद में आए जो बाद में। तो ये वर्ण अनुक्रमी हो गया। तो अब इससे बड़े वाले हैं, वो बड़े वाले पहले आने चाहिए, वो लास्ट में चले जाते हैं नाम के आधार पर, छोटे वाले पहले। तो मतलब इनका कोई कालक्रम नहीं रहता है सही तरीके से, इस वजह से ये एक इसका दोष भी है, ठीक है ना। लेकिन अपने को ये ध्यान रखना है कि शिव सिंह जो सरोज है ना, उसकी पद्धति कौन सी पद्धति पे लिखी गई है, तो साफ उसकी पद्धति है कौन सी, वर्णानुक्रमी पद्धति है। समझ में आई बात। तो इस तरीके से हमें पद्धति पर थोड़ा सा विचार करना है कि ये इसकी पद्धति रहेगी। तो देखिए 3 प्रश्न हैं जो हमारे क्लियर हुए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब आ जाओ नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये आता है किससे, प्रकाशन से, कि ये जो रचना है इसका प्रकाशन कब हुआ। तो प्रकाशन से संबंधित इससे बहुत अच्छा प्रश्न आता है। तो ध्यान देने की बात जो है वो ये है कि इसका जो प्रकाशन हुआ ना साहब, इसके 2 संस्करण निकले थे। कितने, 2 संस्करण निकले। संस्करण को हम इंग्लिश में कहें तो एडिशन। कितने, 2 एडिशन हुए, एक प्रथम संस्करण और एक द्वितीय संस्करण, ठीक है ना। 2 संस्करण आए थे, ये बात आपको समझना है। देखो ध्यान से, ये देखो कई जगह आपको ये भ्रमित करने का काम करेगा, लेकिन मैं ये सारी चीजें हैं ये क्लियर कर रहा हूं, ध्यान देने की बात है। जब प्रथम संस्करण की बात करें तो प्रथम संस्करण है वो साहब 1878 ईस्वी में, कब, 1878 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। लेकिन जो ये प्रथम संस्करण जब प्रकाशित हुआ तो इसमें कुछ कमियां थी, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो ग्रंथ था ये कैसा था भाई, त्रुटिपूर्ण था, इसमें कमियां थी। और जब कमियां सामने आई ना तो इस ग्रंथ का मतलब मॉडिफाई किया गया, रिन्यू किया गया एक तरह से, और एक नया एडिशन द्वितीय संस्करण है ना ये फिर निकाला गया इसमें। क्लियर है। अब ये द्वितीय संस्करण कब निकाला, तो ये साहब 1883 ईस्वी में निकाला, ठीक है। और साहब माना जाए ना तो ये ही इसका क्या है, वास्तविक संस्करण माना जाता है। तो अब इसका प्रकाशन वर्ष जब पूछा जाता है ना तो पहला वाला हालांकि हो गया था 1878 ईस्वी में, लेकिन वो एक त्रुटिपूर्ण था। इसलिए जो रियल वास्तविक संस्करण जिसके रूप में पहचान की जाती है वो वास्तविक संस्करण कब प्रकाशित हुआ, 1883 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। तो इस तरह से ये इनके प्रकाशन की बात है। तो आपको कौन से दोनों बातें ध्यान रखनी है आपको। हालांकि त्रुटिपूर्ण संस्करण कब प्रकाशित हो गया था, 78 में, लेकिन वास्तविक जो संस्करण है वो कब, 1883 में। तो अब इसकी सन अगर पूछी जाती है ना तो 1883 ही बताई जाती है वास्तविक। तो ओके, ऐसे है। तो प्रथम ये जो प्रकाशन है इसकी बात भी हमारी क्लियर हो गई, कोई टेंशन नहीं है। आगे चलो साहब, आगे बात आएगी कवियों की संख्या की, ठीक है ना, कि इसमें कवियों की संख्या कितनी रही, कितनी संख्या है, मतलब कितने कवि हैं जिनको शामिल किया है। प्रश्न आता है कई बार। तो देखो इसमें जो कवियों की संख्या है ना वो हमें लगभग 1000 सहस्त्र यानी कि 1000, लगभग 1000 कवि हैं, लगभग 1000 ये ऑप्शन मिलेगा। तो ये ऑप्शन आपको टिक करना है, लगभग 1000। कैसे, यहां पर भी थोड़ा सा भ्रम है, क्योंकि विद्वानों ने जब माना ना तो विद्वानों ने, कुछ विद्वान ऐसे हैं जिन्होंने संख्या मानी है 1003। कितनी मानी है, 1003 मानी है। लेकिन कुछ विद्वान हैं जो इसकी संख्या 838 बताते हैं। कितने बताते हैं, 838। तो देखो साहब इसमें डिफरेंस बताओ हुआ कि नहीं हुआ, कुछ 1003 मान रहे हैं, कुछ 838 मान रहे हैं। तो इसलिए यहां पर थोड़ा सा भ्रम पैदा होता है। लेकिन जो प्रश्न आया है उस प्रश्न में ये ऑप्शन मिलेगा आपको, लगभग 1000। तो आपको उत्तर ये ही चुनना है, लगभग 1000, ठीक है ना। ये आपका सही आंसर माना जाएगा। ओके, तो इस तरह से ये रही भाई कवियों की संख्या की बात।
तो बताओ, यहां तक हमारी बातें क्लियर है ना? उम्मीद है सारी चीज़ें बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ रही होंगी। सारी इजी वे में, बहुत ही सरल भाषा में आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। एक बार चलो रिपीट करवा देता हूं मैं आपको। शिव सिंह सेंगर, जिनकी रचना का क्या नाम है? तो उनकी रचना का नाम है शिव सिंह सरोज। शिव सिंह सरोज की भाषा कौन सी है? तो हिंदी भाषा का है। कौन सी पद्धति अपनाई गई है? तो वर्णानुक्रमी पद्धति अपनाई गई है। इसकी प्रकाशन की यदि बात करें तो बताओ कितने संस्करण निकले? 2 संस्करण निकले। प्रथम संस्करण है वो 1878 ईस्वी में ही प्रकाशित हो गया था, लेकिन उसमें कुछ कमियां रही, इसलिए वो त्रुटिपूर्ण रहा। दूसरा संस्करण है वो एक परिवर्धित रूप में आया और 1883 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, और यही इसका वास्तविक संस्करण है जो माना जाता है। क्लियर यहां तक? ओके। इस ग्रंथ में कवियों की संख्या कितनी रही? तो कवियों की संख्या है जो हमें लगभग कितनी, 1000 बतानी है। क्यों? क्योंकि भाई यहां थोड़ा सा विद्वानों में भी मतभेद है, तो अपन तो कर भी क्या सकते हैं। कुछ विद्वान हैं जो इसमें 1003 संख्या मानते हैं, तो कुछ विद्वान 838 भी मानते हैं। तो लगभग 1000 है, ये एग्जाम में डाला गया था और उसका उत्तर है वो लगभग 1000 ही सही माना गया था, इसलिए हमें भी यही ध्यान रखना है। ओके, तो इस तरह से ये है। तो साहब ये इतनी बातें रही। उम्मीद है सारी जानकारी बहुत अच्छे तरीके से आपके समझ में आ रही होगी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। यदि आप स्कूल व्याख्याता की या फिर आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ किसी की भी तैयारी कर रहे हैं और पूरे डिटेल से आप चाहते हो कि हमें कोई किताब नहीं पढ़नी पड़े, कोई भी कोचिंग ना करनी पड़े, एक जगह ही पूरा सॉल्यूशन हमें मिल जाए, तो आप हमारा पेड कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। अपना ऐप है वरदान डिजिटल क्लासेज नाम से, वरदान डिजिटल क्लासेज, जो आप प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ आपको सारे कोर्स हैं बिल्कुल डिटेल से और बिल्कुल क्लास वाइज आपको मिलते हैं। तो उसके बाद आपको हर कवि पे अलग अलग वीडियो बना हुआ है, उसमें भी हर कवि पे डिटेल से वीडियो हैं, पूरी तरह से चर्चा की गई है, समझाया गया अच्छी तरह से। तो उसके बाद में आपको कोई चीज़ पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती। फीस भी नॉर्मली कर रखी है, सबसे कम सबसे विश्वसनीय मिलेगा अपने, है ना। तो चलो, अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। डिटेल आप एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में हमारे सारे लिंक हैं वो मौजूद हैं, तो एक बार डिस्क्रिप्शन है वो चेक कर लीजिए। बाकी सारे लिंक हमारे सोशल मीडिया के वो हमसे जुड़ने के लिए आपको वहाँ मिल जाएंगे, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम महत्वपूर्ण तथ्यों की ओर। तो देखो, महत्वपूर्ण तथ्यों की तरफ हम आगे बढ़े, कौन कौन सी विशिष्ट योगदान रहा है, तो चलिए देखते हैं आगे। तो देखो, आगे जब हम बात करें तो बात आएगी अपनी किसकी, अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की। तो हम हेडिंग डालते हैं अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। कौन कौन सी विशिष्ट बातें हैं ये हमें ध्यान रखनी चाहिए। नंबर 1 देखो साहब, नंबर 1 पे हिंदी साहित्य का जब इतिहास लिखा गया तो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का दूसरा प्रयास किया। पहला प्रयास किसने किया था? गारसादे तासी ने, और दूसरा प्रयास किसने किया? शिव सिंह सेंगर ने। तो ऐसा प्रश्न आएगा, पहला प्रयास किसने किया? तो गारसादे तासी उत्तर आएगा, और दूसरा प्रयास किसने किया? तो वो आएगा शिव सिंह सेंगर। क्लियर है ना। तो देखो, पहला बिंदु हमारा क्या रहेगा? हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का दूसरा प्रयास किया था साहब इन्होंने। ओके, अब यहां पर दूसरा प्रयास इन्होंने किया, ये मतलब एक सार्वभौमिक रूप में है। लेकिन अगर प्रश्न आ जाए कि पहला प्रयास किसने किया, तो गारसादे तासी, लेकिन प्रश्न को देखो एग्जामिनर थोड़ा सा घुमाता है और वहां प्रश्न आता है कि किसी भारतीय के द्वारा प्रथम प्रयास,
भारतीय के द्वारा प्रथम। तो आपको पता है कि जो प्रथम प्रयास गारसादे तासी ने किया, तो गारसादे तासी तो फ्रेंच विद्वान थे कि नहीं? भारतीय की बात कर रहे हैं, तो भारतीय की बात करें तो वहां पर नाम किसका आएगा प्रथम प्रयास में? शिव सिंह सेंगर का आएगा। बात समझ गए? वैसे दूसरा प्रयास किया था इन्होंने, नोट डाल के हम ये लिख सकते हैं, किसी भारतीय के द्वारा, किसी भारतीय के द्वारा कौन सा प्रथम प्रयास था साहब? ये ओके, भारतीय के द्वारा प्रथम प्रयास था, लेकिन वैसे दूसरा प्रयास था। यहां से ये जो भाषा है ना, लैंग्वेज प्रश्न की, उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, थोड़ा सा समझना है। एक बार फिर समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ढंग से समझना। हिंदी साहित्य इतिहास लिखने का पहला प्रयास किसने किया? गारसादे तासी ने किया, लेकिन वो कौन थे? फ्रेंच के थे। तो अगर भारत की बात करें तो किसी भारतीय के द्वारा प्रथम प्रयास किसने किया था भाई? शिव सिंह सेंगर है, कोई दिक्कत नहीं है ना। ऐसे चलिए दूसरे बिंदु पे हम बात करते हैं। अब देखो दूसरे नंबर पे इनकी बात आई, कौन सी भाषा में लिखा? हिंदी में, क्योंकि गारसादे तासी का इस्तवार दे ला लितरे त्यूर हिंदुस्तानी जो है वो तो फ्रांसीसी भाषा का था ना, तो हिंदी भाषा में लिखा गया। तो ऐसे कह सकते हैं हम, हिंदी भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास है ये। समझना ढंग से। यहां बहुत से विद्यार्थी हैं वो कंफ्यूज रहते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ इतिहासकारों ने इसे कंफ्यूज कर ही डाला है, लेकिन यहां मैं पूरी थीम क्लियर करूंगा, ध्यान से समझना। देखो मैं यहां पर दूसरा बिंदु लिख रहा हूं, क्या? हिंदी भाषा में लिखा गया, हिंदी भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य, हिंदी भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास। ठीक है, हिंदी भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास है शिव सिंह सरोज। हिंदी भाषा में लिखा गया, क्योंकि दूसरा प्रयास इनका ही है। समझिए यहां जो कंफ्यूजन है वो क्या है? कंफ्यूजन जो है वो क्या है? एक ग्रंथ का नाम है भाषा काव्य संग्रह। क्या नाम है? भाषा काव्य संग्रह। और ये भाषा काव्य संग्रह है, ये सब 1873 ईस्वी का है। कब का है? 1873 ईस्वी का है। और इसके रचनाकार कौन है? तो वो है महेश दत्त शुक्ल। कौन है? महेश दत्त शुक्ल। ध्यान देना, महेश दत्त शुक्ल। यस, तो देखो इसका समय है वो कब है? 1873 ईस्वी। जबकि हमने पढ़ा शिव सिंह सरोज, इसका समय क्या है वास्तविक? 83। तो 10 साल का अंतर है कि नहीं? तो मतलब उससे पहले ही आ गया था ये। तो एक्चुअल रूप में इसकी भी भाषा हिंदी है, इसकी भी भाषा कौन सी है? हिंदी है। तो इसको मानना चाहिए कि नहीं? इसको भी मानना चाहिए, ठीक है ना। तो कुछ विद्वान हैं, ध्यान रखना, कुछ विद्वान हैं जो भाषा काव्य संग्रह को हिंदी साहित्य, हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम इतिहास मानते। लेकिन सुनना ध्यान से भाई, ये ग्रंथ जरूर है, ग्रंथ है ये, हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम ग्रंथ है। हम इतिहास लेखन की बात कर रहे हैं, इतिहास लेखन की। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन, तो इतिहास ग्रंथ नहीं है, ये ग्रंथ है केवल। भाषा समझना। तो इसलिए बिना सोचे समझे इसको कई बार ऐसा प्रश्न आता है, तो आप कभी ढंग से पढ़ना। ये एक ग्रंथ है जो हिंदी भाषा में लिखा गया, इतिहास ग्रंथ की बात नहीं। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा पढ़ रहे हैं हम।
हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा, इतिहास ग्रंथ की बात करें तो इतिहास ग्रंथ, इतिहास की परिभाषा क्या? इतिहास ग्रंथ लिखना अलग बात है और ग्रंथ लिखना अलग बात है। ग्रंथ तो कोई भी हो सकता है, इतिहास लिखने का एक सिस्टम होता है। समझ में आई बात? तो इस तरह से है। लेकिन जैसे यूपी एग्जाम की हम बात करें तो वहां पर ये प्रश्न आया था, ये और प्रश्न आया तो वहां पर भाई ग्रंथ पूछा, शिव सिंह सरोज ऑप्शन में नहीं था, ऑप्शन में नहीं था। अगर शिव सिंह सरोज ऑप्शन में होगा तो आपका उत्तर सही वो ही माना जाएगा। ध्यान रखना, इतिहास ग्रंथ की अगर बात हो रही है और केवल ग्रंथ की बात हो रही है तो आप इसे भाषा काव्य संग्रह को कर सकते हो। तो ये जो तथ्य है इसको ध्यान रखना है आपको। तो काफी बार ये कई विद्यार्थियों का सवाल आता है कि सर महेश दत्त शुक्ल का 1873 ईस्वी का, तो भाई ये इतिहास ग्रंथ की श्रेणी में विद्वान नहीं रखते हैं इनको, इसे केवल ग्रंथ की श्रेणी में रखते हैं, इतिहास ग्रंथ की श्रेणी में विद्वान इसको नहीं रखते हैं। समझ में आई ना? तो इस तरह से ये थोड़ा सा ध्यान रखने की बात है। तो विद्वान जैसे मानेंगे ना, सर्वसम्मत होंगे उसी रूप में। सर्वसम्मत तौर पे शिव सिंह जो सरोज रचना है, इतिहास ग्रंथ है, उसी को माना जाता है। तो अपने को तो उसी आधार पर बात करनी है कि हिंदी भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शिव सिंह सरोज है। चलिए नंबर तीसरे बिंदु की हम बात करें तो भाई इससे पहले जो फ्रेंच भाषा में लिखा गया, लेकिन यहां से इतिहास लिखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रस्थान बिंदु शुरू हो गया, जिसको अपन बोलते हैं टर्निंग पॉइंट। तो जो हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन है ना, उसका टर्निंग पॉइंट, प्रस्थान बिंदु जो है वो कौन सा है? ये ग्रंथ ही माना जाता है शिव सिंह सरोज का। तो हम ऐसे कह सकते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का प्रस्थान बिंदु है, ये प्रस्थान बिंदु माना जाता है साहब इसे। ठीक है, यहीं से फिर शुरुआत होती है प्रस्थान बिंदु। ओके, तो ये इस तरह से हमारा तीसरा पॉइंट रहा। चौथा पॉइंट क्या है? तत्कालीन जो हिंदी काव्य हैं उस समय जो जानकारी थी, देखो इधर उधर बिखरी पड़ी थी। गारसा देतासी ने प्रयास जरूर किया, लेकिन हिंदी के तो नॉर्मल बहुत कम कवियों को उन्होंने शामिल किया। अब इन्होंने जो प्रयास किया है शिव सिंह सेंगर ने, उनमें जो जानकारी है उसको एक जगह संकलित करने का सराहनीय प्रयास किया है। ठीक है ना? तो ऐसे कह सकते हैं कि तत्कालीन हिंदी काव्य से संबंधित उपलब्ध जानकारी को एक जगह संकलित करने का सराहनीय प्रयास किया। तो ये इनका एक योगदान रहा है ना? तो ऐसे मैं शॉर्टकट में लिख देता हूं, आप समझ सकते हैं। जो उपलब्ध सामग्री है ना, उसको एकत्रित करने का सराहनीय प्रयास रहा इनका सब। इस रूप में इनको याद किया जाता है ना। तो ये इनके कुछ योगदान कह सकते हैं, महत्वपूर्ण बिंदु कह सकते हैं। तो ये रहे, कौन कौन से हैं एक बार जरा रिपीट करो। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का कौन सा प्रयास? दूसरा प्रयास। लेकिन भारतीय की बात करें तो ये पहले भारतीय थे जिन्होंने प्रयास किया है इतिहास ग्रंथ लिखने की। हिंदी भाषा में बात करें तो हिंदी भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास माना जाता है। कुछ विद्वान हैं जो भाषा काव्य संग्रह को मानते हैं, जो कि महेश दत्त शुक्ल के द्वारा लिखा गया था 1873 में, लेकिन ये ग्रंथ की श्रेणी में से रखते हैं। लेकिन इतिहास ग्रंथ, एक सिस्टमेटिक इतिहास ग्रंथ की श्रेणी में विद्वान इसे नहीं रखते हैं और इसी वजह से मतभेद उत्पन्न हुआ है। ओके, नेक्स्ट, साहित्य, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का प्रस्थान बिंदु है वो इसी से माना जाता है। और इन्होंने जो भी उस समय हिंदी से संबंधित जो भी सामग्री उपलब्ध थी, तो सामग्री को एकत्रित करने का सराहनीय प्रयास इन्होंने किया था। ये इनका योगदान रहा। अब देखो, जब कोई गुण होते हैं तो कोई दोष भी होते हैं, तो ये तो जोड़ा चलता है साहब।
तो गुण के साथ ये इतने योगदान हैं तो कुछ दोष भी तो रहे। तो इसमें कौन कौन से दोष, पहली बार ही तो लिखा था हिंदी साहित्य, हिंदी भाषा में, तो हिंदी भाषा में जब पहली बार लिखा तो उसमें दोष होना स्वाभाविक है। तो कुछ दोष पाए गए, तो वो कौन कौन से, चलिए देखते हैं आगे। तो देखो बात दोष पे आ जाती है कि कौन कौन से दोष रहे, इसमें कमियां है ना। तो पहली कमी जो कि हमने गारसात दासी में पढ़ी, उसमें भी कमी थी क्या, जो वर्णानुक्रमी पद्धति जिस पे ये लिखा गया वो दोष ही है ना। तो क्योंकि सीरियल जो है वो भंग होता है इसमें, और अल्फाबेट से लिखते हैं, तो ऐसे लिख सकते हैं पहला दोष, वर्णानुक्रमी पद्धति पर आधारित, ठीक है, वर्णानुक्रमी पद्धति पर आधारित है, एक बात। नंबर 2, जिस प्रकार से गारसात तासी ने जो काल बांटे ना, उनका विभाजन करने का कोई प्रयास ही नहीं किया, ना कोई नामकरण करने का प्रयास किया, वैसे इन्होंने भी प्रयास नहीं किया, ये इसकी भी कमी है ना। तो ऐसे कह सकते हैं हम, दूसरी कमी क्या रही भाई, नामकरण एवं काल विभाजन, नामकरण एवं काल विभाजन का प्रयास नहीं किया, है ना। तो ये दूसरी कमी हो गई, नामकरण और काल विभाजन है ना, इसका प्रयास इन्होंने भी नहीं किया। तीसरे बिंदु कि भाई इन्होंने जो मतलब सामग्री जो भी थी तत्कालीन काव्य से संबंधित, उनको एकत्रित किया, लेकिन उसका कोई लॉजिक नहीं था, जो भी मिली मनमाने ढंग से उसको एकत्रित कर दी, मतलब इकट्ठा कर दिया, है ना। तो तीसरा, मनमाने ढंग से तथ्यों का संकलन कर दिया साहब, मनमाने ढंग से तथ्यों का संकलन कर दिया। और देखो, जब मनमाने ढंग से तथ्यों का संकलन मतलब इकट्ठा किया उन्होंने कि इधर उधर का कर कुरा के और इकट्ठा कर दिया मनमाने ढंग से, इसी वजह से आचार्य शुक्ल हैं, उन्होंने इसे वृत्त संग्रह कह दिया, इसको भी वृत्त संग्रह कहा है उन्होंने, है ना। तो मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, देखो, आचार्य शुक्ल ने इसको क्या कह दिया, वृत्त संग्रह कह दिया, मतलब सब गोलमाल है, वृत्त, है ना। तो इसमें कोई मतलब वो नहीं पता चला कि वृत्त हो गया, वृत्त संग्रह हो गया, ये गोलमटोल हो गई, सारी बात गोलमाल हो गया। तो इस तरह से आचार्य शुक्ल ने इस ग्रंथ को भी, जैसे गारसात तासी को वृत्त संग्रह कहा था, इसको भी वृत्त संग्रह कहा है ना। तो वृत्त संग्रह इस ग्रंथ को भी उन्होंने कह दिया था। ओके, नंबर 4 पे आओ। चौथा दोष कौन सा रहा कि भाई इन्होंने, एक बड़ा दोष है ये कि जो आदिकाल है ना, उस आदिकाल की जो प्रारंभिक, यानी कि आदिकाल का प्रारंभ कब से हुआ, तो 770 विक्रमी संवत तक ले जा टेके। अब बताओ, 770 विक्रमी संवत से शुरुआत मान ली, जो कि स्वीकार्य नहीं है, सबको पता है अपने को। और पहला जो कवि है हिंदी का, वो पुष्प या पुष्पदंत को माना इन्होंने, तो विद्वानों ने उसको स्वीकार किया नहीं। तो ये भी एक दोष है, आलोचना का कारण रहा है, सीधी बात है ना। तो ऐसे लिख सकते हैं, आदिकाल की प्रारंभिक सीमा, आदिकाल की प्रारंभिक सीमा कब से मानी भाई, विक्रमी संवत 770, है ना। तो विक्रमी संवत 770 से मानी, जो अस्वीकार्य है। क्लियर। तो इस तरह से आदिकाल की जो प्रारंभिक सीमा है ना, वो इन्होंने 770, और वो ईस्वी नहीं है, विक्रमी संवत है वो भी, तो 770 विक्रमी संवत से मानी, जो कैसी है, अस्वीकार्य है, ये ध्यान रखना। और जब इतनी सीमा स्वीकार की है, तो हिंदी का पहला कवि
इन्होंने हिंदी का पहला कवि किसको माना है? पहला कवि माना पुष्प कह दो या पुष्पदंत कह दो, ठीक है, पुष्पदंत को हिंदी का पहला कवि इन्होंने माना है। तो इस तरह से देखो ये कुछ दोष जो कि यहाँ पर हमें देखने को मिल जाते हैं। क्लियर है ना? तो ये रही भाई, तो हमने देखो सारी बातें जो परीक्षा में पूछी जाती हैं उन सभी पर चर्चा की है शिव सिंह सेंगर। ठीक है, तो बहुत अच्छी जानकारी है जो मैंने आपको प्रदान करने की कोशिश की है, और लगभग जो प्रश्न आते हैं वो यहीं से आते हैं। एक बार इसको आप पढ़ लेंगे तो और आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। जहां भ्रम की स्थिति थी वो भी मैंने स्पष्ट करने की कोशिश की है। ठीक है, तो निश्चित तौर पे वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, सारी चीज़ें आराम से समझ में आई होंगी। वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। हाँ, डिस्क्रिप्शन अवश्य चेक कर लेना, हमसे जुड़ने के सभी माध्यम, सभी लिंक वहाँ उपलब्ध हैं। थैंक यू वेरी मच।